सुरेंद्र कुमार। हमारे YouTube चैनल उड़ान 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। और हम सब जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ है कि राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इसी को बताने वाले तत्व का नाम ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि 36 से 51 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक एक बारी बारी करके हम उसको देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा की गई है, जिसमें बताया गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं और ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेंगी। अनुच्छेद 36 में बताया गया है न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जबकि हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यदि आप किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा करके मुकदमा लड़ सकता है और न्यायालय उसके लिए 5 प्रकार की रिटें भी जारी करती है। लेकिन यहाँ मामला पूरा उल्टा है। यहाँ यदि इस अनुच्छेद में दिए गए किसी भी प्रावधान को राज्य पूर्ति करने में असफल होता है तो कोई भी व्यक्ति उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। अनुच्छेद 38 के द्वारा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, अर्थात सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक क्रांति का दस्तावेज। अनुच्छेद 38 को ही सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। अनुच्छेद 38 का ही भाग है। 38(1) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे प्रत्येक नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। वहीं 38(2) में राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिससे व्यक्तियों के आय में असमानता न हो सके। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा न तो गरीबी बढ़े न तो ज़्यादा अमीरी बढ़े। अनुच्छेद 39 में क्या है? इसके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसे आर्थिक दस्तावेज कहा जाता है। अनुच्छेद 38 को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है और अनुच्छेद 39 को आर्थिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। इसके द्वारा राज्यों को अपने आर्थिक नीतियों के संचालन के बारे में निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आर्थिक नीतियों का संचालन किस प्रकार से करेंगी। 39 में क्या कहा गया है? राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करे कि स्त्रियों, पुरुषों और सभी कामगारों को अपने जीविकोपार्जन का पर्याप्त साधन मिल सके। राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे स्त्रियों, पुरुषों और वहाँ रहने वाले सभी कामगारों को जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन मिल सकें। वहीं 39(b) में क्या है? देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए कि वह समुदाय के पर्याप्त हित का साधन बन सके। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में जो भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उसका नियंत्रण और स्वामित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि वो किसी एक जगह केंद्रित ना हो, जिससे कि अमीरी और गरीबी में खाई को बढ़ावा मिल सके।
भौतिक संसाधनों का पर्याप्त बंटवारा होना चाहिए जिससे सबको पर्याप्त रोजगार मिल सके। वही 39C में क्या है, देश की अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका एक स्थान पर अहितकारी संकेंद्रण न हो। उनतालीस डी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति या महिला किसी एक ही काम को कर रहे हैं तो राज्य का ये दायित्व है कि उसको समान वेतन दिया जाए, ना कि स्त्रियों को कम और पुरुषों को ज़्यादा। 39E में क्या उल्लेख है, राज्य ऐसी परिस्थितियां पैदा ना करे कि किसी को विवश होकर ऐसे रोजगार में जाना पड़े जो उसके आय एवं शक्ति के विपरीत हो। ये भी महत्वपूर्ण है 39E। F में क्या है, सुकुमार बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण का निर्माण किया जाए। सुकुमार बालकों के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए गरिमामय वातावरण का विकास किया जाए, अर्थात विद्यालयों, पार्कों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे वहाँ जा खेलें कूदें और अपना व्यक्तित्व विकास करें। 39 का, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या उल्लेख है, राज्य का विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिले, किसी को अपनी आर्थिक अयोग्यता एवं गरीबी के कारण इससे वंचित न होना पड़े। इसमें राज्य के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी गरीब को इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह गरीब है। इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसे विधिक तंत्र की स्थापना करे जिससे गरीबों को भी विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। वहीं अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 40 में राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे पंचायतों का गठन करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया, जिसमें 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं। और वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका या नगर निकाय की स्थापना की गई है और उन्हें शासन करने के लिए 18 विषय सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 41 को देखते हैं। इसमें क्या उल्लेख है, राज्य अपनी क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कुल मामलों में काम पाने, शिक्षा पाने, बेगारी, बुढ़ापा तथा अन्य दशाओं में लोक सहायता प्रभावित कराने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य ऐसे कुछ काम करेगा जिससे लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और बेगारी में सहयोग, बुढ़ापे में सहयोग के लिए राज्य कुछ ऐसे ही कार्य करेगा। जैसे इसे लागू करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लाई, जिससे प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना लाई, जिसके तहत यदि ग्रामीण एरिया में सड़क का निर्माण हो रहा है तो वहाँ के कामगारों को रोजगार मिल सके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत वृद्ध स्त्रियों और पुरुषों को पेंशन प्रदान की जा रही है। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा को सुधारने का प्रयास करेगा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रसूति सहायता ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा को सुधारने का प्रयास करेगा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य अपने नागरिकों को
काम तो उपलब्ध कराएगा ही कराएगा, उसके साथ साथ जो होगा वो न्याय संगत हो, मनोचित हो, यानी कि वातावरण और गरिमापूर्ण वातावरण ही नहीं, गरिमामयपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएगा काम करने के। साथ ही साथ महिलाओं को प्रसूति के समय यानी कि डिलीवरी के समय सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसा कि आज के समय में सरकारें एम्बुलेंस उपलब्ध करा रही हैं, ये अनुच्छेद 42 की ही देन है। अनुच्छेद 43 राज्य उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों के उचित वेतन, काम के घंटे एवं शिष्ट जीवन स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रोत्साहन देगा। राज्य फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए ऐसे कानून बनाएगा जिससे उनको उचित वेतन मिल सके, घंटे के काम निश्चित हो सके और शिष्ट जीवन की उन्हें प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देगा और उनको व्यक्तिगत सहायता एवं सहकारी सहायता भी उपलब्ध कराएगा, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 43 का, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था का प्रबंधन किया गया। इसमें फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों के काम करने के तरीके के लिए लेबर यूनियन जैसी संस्था का स्थापना की गई। लेबर यूनियन अनुच्छेद 43 की ही देन है। अनुच्छेद 44, ये तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, सब बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य यह है कि भारत में सभी के लिए समान कानून लागू होने चाहिए। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अभी तक ये लागू नहीं कराया जा सका है। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये इस बात का उल्लेख किया गया था कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण राज्य ऐसा करने में अक्षम रहे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे एक मौलिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया। अब ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 45 का 6 से कम वर्ष आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देगा, जिसके लिए सरकारों ने आंगनबाड़ी जैसी संस्था की स्थापना की। आंगनबाड़ी 1975 में स्थापित हुई। आंगनबाड़ी में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान भी दिया जाता है। अनुच्छेद 46 में विशेषकर कमज़ोर समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों यानी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा एवं आर्थिक हित की राज्य रक्षा करेगा। जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश में आरक्षण आदि व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 47 देखते हैं।
यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मद्य निषेध। राज्य सरकार मद्य निषेध यानी कि गुटखा, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और स्वास्थ्य की भी बात कही गई है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा एवं गायों, बछड़ों एवं दुधारू पशुओं के नस्लों को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा गोवध आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। गोवध आदि पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत के मध्य प्रदेश एवं राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिन्होंने गोवध को प्रतिबंधित करने के लिए अपने यहाँ कानून भी बनाए हैं। अनुच्छेद 48 का, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसे 42वें 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको भूलना नहीं है। 48 का, जिसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे अधिनियम को भी लाया। तो ये हमको याद रखना है कि पर्यावरण और राज्य पर्यावरण संरक्षण और अधिनियम, ये है 48 क में। वहीं देखेंगे अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थान का संरक्षण। इसके अंतर्गत राज्य के नेतृत्व में प्रदान किया गया कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं या स्थान हैं, सरकार उनको संरक्षण करेगी। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ऐसे ऐसी जगहों का राज्य जो है संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण। इसमें यह बताया गया है कि कार्यपालिका सरकार ऐसे कानून बनाएगी जिससे ये निर्धारित हो सके कि कार्यपालिका के कार्य क्या हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। ऐसा ना हो कि न्यायपालिका कार्यपालिका का कार्य कर रही है और कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य कर रही है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं समृद्धि। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव दिखता है। जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव दिखता है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपके काम की लगती है तो हमारे चैनल उड़ान 2.0 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।